हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम जो है अपने चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस पर चलते हैं। आज हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए 147 बेमिसाल और चैलेंजिंग सवाल। ये सारे सवाल आपको जो है और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाए हैं हमने। और ये सारे जो है होम मैनेजमेंट अभी तक की जो हमारी क्लास चल रही थी थ्योरी क्लास, उसी से जो है उससे रिलेट और जो भी टॉपिक छूट गए उससे सारे जोड़ करके हमने मैराथन क्लास होम मैनेजमेंट की कंप्लीट की है। लेकिन थ्योरी क्लास ना हो करके ये सारे सवालों पर जो है मतलब कि ऑप्शन सहित जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से हमने मैराथन क्लास तैयार की है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है ना। लेकिन जब आपके पास सही मटेरियल और मोटिवेशन हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आइए साथ मिलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और टीजीटी परीक्षा में सफलता की ओर कदम रखते हैं। आपका जोश ही आपकी जीत का रास्ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मतलब पूरा है ही मैराथन क्लास, लेकिन उसमें भी जो है गृह प्रबंध टॉपिक जो है उससे प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न है, गृह प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, बी है संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, सी है समय का दुरुपयोग, डी है परिवार के सदस्यों को असहज करना। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। क्योंकि जब संसाधनों का हमारा उद्देश्य यही है कि हम संसाधनों का अपनी कुशलतापूर्वक उपयोग करें, तभी हम होम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह प्रबंध का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए योजनाबद्धता, ऑप्शन बी निर्णय लेना, ऑप्शन सी निष्क्रियता, ऑप्शन डी मूल्यांकन। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, निष्क्रियता। क्योंकि जो है ये और बाकी ये सारे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, निर्णय लेना और मूल्यांकन, ये तो तीनों हमारे चरण है ही है। निष्क्रियता इसका तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन में सामंजस्य का क्या महत्व है? सामंजस्य मतलब बैलेंसिंग, जो हम तालमेल करते हैं। ऑप्शन ए है घर में अव्यवस्था बढ़ाना, बी है परिवार में कलह पैदा करना, सी है सभी गतिविधियों का संतुलन बनाए रखना, डी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को अनदेखा करना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सभी गतिविधियों का संतुलन बनाकर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक गृह प्रबंध का उदाहरण है? कार्यात्मक गृह प्रबंध, तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है घर में कचरा छोड़ना, बी है समय का सही प्रबंध करना, सी है परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा करना, डी है घर की सफाई नहीं करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, समय का सही प्रबंधन करना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विकल्पों की अनदेखी करना, ऑप्शन बी सभी विकल्पों का मूल्यांकन, सी है एक ही विकल्प का चयन करना, डी है किसी को निर्णय लेने के लिए मजबूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य केवल वित्तीय प्रबंधन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाँ, बी है नहीं या अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखता है, सी है केवल समय प्रबंधन, डी है केवल संसाधनों का उपयोग। तो थोड़ा समझ से आप करिएगा, प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य केवल वित्तीय प्रबंधन है? तो आप देखिए जो है वो काट दीजिए कि क्या ये सिर्फ वित्तीय यानी कि मनी मैनेजमेंट ही करता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हाँ ये भी नहीं होगा, सी केवल समय प्रबंधन ये भी नहीं होता, केवल संसाधनों का उपयोग ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या? ऑप्शन बी, नहीं या अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखता है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए बहिष्कार, बी संवाद और चर्चा, सी केवल एक व्यक्ति का निर्णय, डी चुप रहना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, संवाद और चर्चा। जब हम सामूहिक निर्णय लेंगे तो हम संवाद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस तरह से लिया गया निर्णय सबसे अच्छा माना जाएगा। फिर चलिए अगला टॉपिक है हमारा गृह प्रबंधन का ही गृह प्रबंध प्रक्रिया से है हमारा। देख लेते हैं प्रश्न, प्रबंधन प्रक्रिया में
सबसे पहला चरण कौन सा है? करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, योजना बनाना। फिर इसके बाद होता है हमारा निर्णय लेना, फिर होता है मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यों का विभाजन करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनियोजित कार्य, बी संगठनात्मक कार्य या संरचना, सी है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी है निष्क्रियता। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, संगठनात्मक संरचना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया में निष्पादन का क्या महत्व है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए है कार्यों को पूरा ना करना, बी है योजना को सफल बनाना, सी है केवल रिपोर्ट तैयार करना, डी है परिवार के सदस्यों को भ्रमित करना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, योजना को सफल बनाना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रबंधन में सूचना का सही प्रवाह किस प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा संचार, बी है अनुशासन, सी है अव्यवस्था, डी है संघर्ष। करेक्ट आंसर इज द ए, संचार। ठीक है, यह सूचना का हमारा माध्यम होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का क्या महत्व है? लक्ष्य जो निर्धारण प्रक्रिया है उसका क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए है अनियोजित गतिविधियां, बी है कार्यों में स्थिरता लाना, सी है अव्यवस्थित कार्य, डी है परिवार में तनाव का बढ़ना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, कार्यों में स्थिरता लाना। तो देखिए ये सारे समझ पर आधारित प्रश्न हैं गृह प्रबंधन से, क्योंकि जब इसकी जो है पूरी, इसीलिए हमने सारी ये गृह प्रबंधन में दो तीन टॉपिक हमने पूरी थ्योरी कायदे से पढ़ाई है, क्योंकि अगर हम समझ लेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। यहाँ पर रटना कुछ नहीं, क्योंकि अभी यही प्रश्न दूसरी रूप में दूसरे फॉर्म में दे देगा, ऑप्शन अदल बदल देगा। तो इसलिए जब हमारी थ्योरी जो है पूरी तरह से मजबूत होगी, बेस जब पूरा होगा, तो हम प्रश्न किसी भी तरह आएगा तो वो हमारा गलत नहीं होगा। इसलिए सारे यहाँ पर तार्किक प्रश्न है, समझ पर आधारित, रटने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उसी प्रश्न को दो तीन तरह से बनाया जा सकता है। तो हमारा प्रश्न देख लेते हैं अगला, संगठनात्मक संरचना में ऊपरी स्तर पर निर्णय लेना किसका प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सबके लिए समान अधिकार। और देखिए यहाँ पर ऊपरी पर अंडरलाइन करिए, जब ऊपरी है तो फिर किसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा? केंद्रीकृत प्रबंधन, वितरित या वितरित प्रबंधन, डी है असंगठित प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पर अगर हो जाता है कि निर्णय लेना, तब हो जाता है सबके लिए समान अधिकार, लेकिन यहाँ पर जब लिखते हैं कि ऊपरी स्तर, तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, केंद्रीकृत प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार का प्रबंधन कार्यान्वयन से या में सहयोग बढ़ाता है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, आत्म केंद्रित प्रबंधन, सामूहिक प्रबंधन, अव्यवस्थित प्रबंधन, अनुशासनहीन प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामूहिक प्रबंधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गृह व्यवस्था में निर्धारक मूल्य लक्ष्य स्तर, ये टॉपिक है, इसी से सारे हमारे प्रश्न हैं। देख लेते हैं, मूल्य लक्ष्य स्तर का प्रमुख निर्धारक क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, बी है सामूहिक निर्णय, सी है तकनीक परिवर्तन, डी है वित्तीय स्थिति। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, वित्तीय स्थिति। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मूल्य लक्ष्य स्तर का निर्धारण सबसे कठिन होता है? ऑप्शन ए है स्पष्ट और सही जानकारी हो, अप्रत्याशित परिस्थितियों में, सी है स्पष्ट लक्ष्य होने पर, डी है सभी विकल्प सही है। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, अप्रत्याशित परिस्थितियों में। जब ये ऐसी होती है परिस्थिति तो फिर कठिन हो जाता है हमारे लिए निर्णय लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्य स्तर लक्ष्य का तत्व नहीं है? प्राथमिकताएं, अप्रत्याशितता, योजना, निर्णय। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मूल्य लक्ष्य स्तर का सही निर्धारण करने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल वित्तीय स्थिति, बी सभी उपलब्ध विकल्प, सी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी सही विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मूल्य लक्ष्य स्तर के निर्धारण में परिवार के सदस्यों की भागीदारी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए निर्णय लेने में अव्यवस्था, बी समग्र संतोष में वृद्धि, सी तनाव बढ़ाना, डी व्यक्तिगत निर्णय लेना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समग्र संतोष में वृद्धि। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
मूल लक्ष्य स्तर का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? केवल व्यक्तिगत लाभ, सभी हितधारकों का ध्यान, सी बिना जानकारी के निर्णय लेना, डी केवल अनुभव। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, सभी हितधारकों का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल लक्ष्य स्तर में निर्धारण के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लक्ष्य की पूरी तरह से नकारना, बी जानकारी का सही उपयोग, सी योजनाबद्ध दृष्टिकोण में कमी, डी केवल वित्तीय लाभ। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता और उपभोग या उपभोग और उपभोक्ता। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोग की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है वस्तुओं का संग्रह करना, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना, केवल सेवाओं का उपयोग करना, केवल वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन ए बिना सर्वेक्षण के, बी केवल व्यक्तिगत अनुभव से, सी है बाजार अनुसंधान के माध्यम से, डी है केवल एक व्यक्ति द्वारा। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, बाजार अनुसंधान के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता के अधिकारों में कौन सा अधिकार नहीं है? जो उपभोक्ता के हमारे 4 प्रमुख आधार दिए गए हैं अधिकार, वो देख लेते हैं। जानकारी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, धोखाधड़ी का अधिकार, विकल्प का अधिकार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धोखाधड़ी का अधिकार। ये नहीं था बाकी जानकारी का, सुरक्षा का, विकल्प का मतलब होता है चयन का अधिकार। ये सारे हमारे उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल आय का स्तर, बी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी केवल व्यक्तिगत पसंद, डी सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उपभोक्ताओं का शोषण करना, बी उपभोक्ताओं के अधिकारी की रक्षा करना अधिकारों की, सी है केवल लाभ कमाना, डी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, उपभोग के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोग, बी है द्वितीयक उपभोग, सी है तृतीयक उपभोग, डी है अव्यवस्थित उपभोग। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, अव्यवस्थित उपभोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता की पसंद का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, केवल व्यक्तिगत विचार, सामाजिक और आर्थिक कारक, बाजार की उपलब्धता, डी है सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, पारिवारिक जीवन की अवधारणा। ये नेक्स्ट प्रश्न तो है, ये नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा है पारिवारिक जीवन की अवधारणा से। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, पारिवारिक जीवन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष, बी है परिवार के सदस्यों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाना, सी है केवल आर्थिक भलाई, डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिवारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी अकेलापन, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिति, ऑप्शन डी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए संवाद। पारिवारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व संवाद है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पारिवारिक जीवन में सहयोग का क्या महत्व है? घर में असंतोष बढ़ाना, बी व्यक्तिगत संघर्ष को बढ़ाना, सी है परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग, डी है केवल व्यक्तिगत स्वार्थ। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक जीवन की अवधारणा का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए आपसी विश्वास, बी अनबन, सी सम्मान, डी सहयोग। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, अनबन। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न, पारिवारिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अपने हम देख लेते हैं ऑप्शन, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, बी है एकजुटता और सामंजस्य, सी है किसी एक सदस्य का अधिकार, डी है अनियोजित कार्य। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, एकजुटता और सामंजस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिवारिक जीवन की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए माता पिता, बी बच्चे, सी दादा दादी, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी,
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पारिवारिक जीवन की अवधारणा को प्रभावित करने वाला कारक। ऑप्शन है हमारे सामाजिक, आर्थिक, एक मिनट, आर्थिक और सांस्कृतिक, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, सी केवल तकनीकी कारण, डी कोई कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। इसका वाला पहला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं का शोषण करना, बी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, सी केवल मुनाफा कमाना, डी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की अनदेखी करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये इम्पॉर्टेंट भी है, कब लागू हुआ। ऑप्शन हमारे 1986, 1990, सन 2000, 1975। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए 1986। 1986 को ये उपभोक्ता संरक्षण लागू हुआ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा माध्यम है। ऑप्शन सोशल मीडिया, बी उपभोक्ता फोरम, सी व्यक्तिगत बातचीत, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता अधिकार में कौन सा अधिकार नहीं है। जानकारी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, गलत जानकारी का अधिकार, फिर है डी विकल्प का अधिकार। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी गलत जानकारी का अधिकार। एक प्रश्न हमारा और छूट गया है, देख लेते हैं उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा माध्यम है। ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, बी उपभोक्ता फोरम, सी है व्यक्तिगत बातचीत, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता फोरम। यहाँ पर हम अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत अनुभव, बी शैक्षिक कार्यक्रम और प्रचार, सी विज्ञापन द्वारा, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही विकल्प सारे सही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होने पर उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए शिकायत करना, बी चुप रहना, अपने अधिकारों की अनदेखी करना, फिर है समझौता करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकायत करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन ए सही जानकारी, बी सुरक्षा, सी विकल्प, डी सही विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समय व्यवस्थापन। इसका हमारा पहला प्रश्न है समय व्यवस्थापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए समय का दुरुपयोग करना, बी कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करना, सी है समय को अनियोजित छोड़ना, डी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करना। जब हम ये करेंगे तभी कार्य व्यवस्थापन संपूर्ण हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समय व्यवस्थापन में प्राथमिकता देने का क्या महत्व है। ऑप्शन ए व्यवस्था बढ़ाना, बी महत्वपूर्ण कार्यों का सही समय पर निष्पादन करना, सी केवल वित्तीय कार्यों पर ध्यान देना, डी है किसी कार्य को नज़रअंदाज करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण कार्यों का सही समय पर निष्पादन करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समय का सही प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन हमारे हैं योजना बनाना, केवल अनुभव पर निर्भर रहना, सभी कार्यों को एक साथ करना, केवल एक कार्य पर ध्यान देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समय को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए कैलेंडर, बी अनियोजित सूची, सी है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कैलेंडर। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, समय प्रबंधन में समय की कुशलता से उपयोग का क्या महत्व है। ऑप्शन ए तनाव को बढ़ाना, बी कार्यों की कमी, सी संतोषजनक परिणाम प्राप्त करना, डी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संतोषजनक परिणाम प्राप्त करना।
समय प्रबंधन में जब कुशलता का यही उपयोग है ताकि हम संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकें। फिर हमारा अगला प्रश्न है, समय का सही प्रबंध करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? ऑप्शन ए अव्यवस्था, बी योजना बनाना, सी कार्य का निर्धारण, डी सभी विकल्प सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा अव्यवस्था। देख लिया, यही सबसे बड़ी बाधा है। जब अव्यवस्था होगी तो यह घर प्रबंधन में हमारी सबसे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? ऑप्शन ए कार्य का विश्लेषण, बी योजना बनाना, सी कार्य का विस्तारण करना, डी कार्य का निष्पादन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य का विश्लेषण करना। फिर इसके बाद देख लेते हैं, हमारा अगला टॉपिक है शक्ति व्यवस्थापन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट से ये है। देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न, शक्ति व्यवस्थापन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों को दबाना, बी सामंजस्य और सहयोग बढ़ाना, सी केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना, फिर डी है सभी विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सामंजस्य और सहयोग बढ़ाना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति का प्रभावी प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? ए है संवाद और सहयोग के माध्यम से, बी केवल एक व्यक्ति द्वारा, सी असहमति के माध्यम से, डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवाद और सहयोग के माध्यम से। इस तरह से जब होगा तो हम अपनी शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, शक्ति व्यवस्थापन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्या महत्व है? ऑप्शन ए परिवार में कलह पैदा करना, बी सामंजस्य बनाना, सी केवल एक व्यक्ति का निर्णय, डी बिना संवाद के निर्णय लेना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामंजस्य बनाना। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, शक्ति का कुशल प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है हम देख लेते हैं, केवल वित्तीय प्रबंधन, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के लिए, सी है केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी है परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के लिए, है ना, यही होता है कुशल प्रबंधन। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए सभी सदस्यों की भागीदारी, बी केवल एक सदस्य का अधिकार, सी परिवार के सदस्यों को अनदेखा करना, डी असहमति का उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी सदस्यों की भागीदारी। जब सभी सदस्यों की भागीदारी होगी तो शक्ति का संतुलन बनाए रखेंगे और सभी लोग आपस में कार्य एक दूसरे से बांट लेंगे और सब लोग मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, शक्ति के प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए संवाद का अभाव, बी सहयोग बढ़ाना, सी निर्णय लेना, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवाद का अभाव। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, शक्ति व्यवस्थापन में संवाद का क्या महत्व है? परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा बढ़ाना, बी है निर्णय लेने के लिए सहयोग बढ़ाना, सी है केवल व्यक्तिगत निर्णय, डी है असहमति को बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निर्णय लेने में सहयोग। फिर देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है कार्य व्यवस्थापन, यानी कि ये हो जाएगा कार्य व्यवस्थापन भी होता है कार्य सरलीकरण। इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य व्यवस्थापन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सभी कार्यों को एक साथ करना, बी कार्यों को प्राथमिकता देना और निष्पादित करना, सी केवल वित्तीय कार्यों पर ध्यान देना, डी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यों को प्राथमिकता देना और निष्पादित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यों का उचित विभाजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनियोजित कार्य, बी संगठनात्मक कार्य, सी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी हो जाएगा निष्क्रियता। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी संगठनात्मक संरचना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कार्य व्यवस्थापन में टीम के सदस्यों की भूमिका का क्या महत्व है?
ऑप्शन ए सभी कार्यों को व्यक्तिगत रूप से करना, बी है टीम में सहयोग और सामंजस्य बनाना, सी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में को जो है ध्यान में ना लेना, फिर डी है केवल एक व्यक्ति का निर्णय। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, टीम में सहयोग और सामंजस्य को बनाए रखना। ठीक है, यही महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कार्यों के निष्पादन में समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए योजना बनाकर, बी है सभी कार्यों को अनदेखा करके, सी है केवल अनुभव पर निर्भर, डी है किसी भी योजना का पालन न करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना बनाकर। देखिए गृह के जो भी कार्य हैं उसको जो हम निष्पादित करते हैं या पूर्ण करते हैं तो जो है ऐसे ही अपना करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से जब कार्य करेंगे, योजना बनाएंगे तो फिर वो सही समय पर अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत अनुभव, बी टीम के सदस्यों से फीडबैक लेना, सी किसी योजना के बिना ही कार्य करना, फिर डी है सभी विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी, टीम के सदस्यों से फीडबैक लेना। तात्पर्य इस मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमको फीडबैक का मतलब है दो तरफा संचार, या अगर वो लोग अपनी प्रतिक्रिया हमको बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने जो कार्य किया है तो मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं, और यही सबसे प्रभावी और अच्छा तरीका माना जाता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, कार्यों में निष्पादन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन ए योजना बनाना, बी कार्य का विभाजन करना, सी समय का दुरुपयोग, डी संसाधनों की कमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं हुआ है, कार्यों के निष्पादन में सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है हमारा जो है संसाधनों की कमी, है ना। और जो है इस तरह से अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कार्य व्यवस्थापन में प्राथमिकता देने का महत्व क्या है। ऑप्शन ए सभी कार्यों को एक साथ करना, बी महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर निष्पादित करना, सी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना, डी केवल अनुभव पर निर्भर रहना। फिर देख लेते हैं ऑप्शन बी महत्वपूर्ण कार्यों का सही समय पर निष्पादन करना। देख लेते हैं अगला प्रश्न, हमारा टॉपिक है आज का धन व्यवस्थापन, यानी कि मनी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न है, धन व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल खर्च करना। अगला प्रश्न, धन का कुशल प्रबंधन। फिर है बचत का महत्व नहीं समझना, डी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। ऑप्शन बी धन का कुशल प्रबंधन करना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, धन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। ए है केवल आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करके, बी है बजट बनाकर और उसकी योजना बनाकर, सी है सभी धन को एक स्थान पर रखना, डी है किसी भी प्रकार की योजना का पालन ना करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट बनाकर उसकी योजनाएं बनाकर कार्य करना। फिर अगला प्रश्न है, धन प्रबंधन में बचत का महत्व क्या है। ऑप्शन ए भविष्य के लिए सुरक्षा, केवल वर्तमान का उपयोग, सभी विकल्प सही है, डी है बिना योजना के खर्च करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य के लिए सुरक्षा। यही धन बचत जो है प्रबंधन में बचत का महत्व है कि आप कोई भी आकस्मिक भी आ जाए, मान लीजिए आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, तो अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए, बड़ा खर्च आकस्मिक में कोई बीमार हो जाए, कोई स्थिति आ जाए तो क्या होगा, हमें दूसरों सामने मांगना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में के लिए हमको बचत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और बचत के जो है साधन भी बहुत सारे हैं, डाक खाना हो गया, बैंक हो गया, एफडी हमने ले लिया, या दुगना समय के लिए, या बीमा पॉलिसी में जाएंगे, कहीं से भी हम करेंगे, लेकिन हमें धन की बचत ज़रूरी है। और एंजिल ने जो नियम बताया है उपभोग का, उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए उसमें बचत का कहीं प्रावधान नहीं किया है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, खर्चों की योजना बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, बी केवल दैनिक खर्च, सी आवश्यकताओं और इच्छाओं का संतुलन, डी किसी भी योजना का पालन करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इच्छाओं और आवश्यकताओं
का जो है संतुलन हमको बनाकर रखना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, धन का प्रभावी प्रबंधन करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? अनियोजित खर्च, बजट बनाना, वित्तीय जानकारी का अभाव, सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अनियोजित खर्च। जब कोई नियोजित ही नहीं है, नियोजन तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, कोई कहीं कहीं कुछ लेखा जोखा ही नहीं होगा, तो फिर सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पर आती है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, धन की योजनाबद्ध बचत करने। देखिए थ्योरी क्लास ये ज़रूर नहीं है, लेकिन सारे प्रश्न वैसे ही बनाए गए हैं कि ये थ्योरी बेस्ड प्रश्न है और समझ पर करने वाले एक आध ऐसे प्रश्न जो रटना नहीं, बाकी जैसे कोई भी प्रश्न है इसी को दूसरी तरीके से प्रश्न बनाया जाता है, तो सारे समझ पर आधारित प्रश्न है। और थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि थ्योरी में किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और बच्चे वैसे भी कमेंट करते हैं कि मैडम थ्योरी कर रखी है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कराइए टॉपिक वाइज। इसीलिए हमने जो है होम मैनेजमेंट की जो मैराथन क्लास बनाई है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा इसको थ्योरी में टाइम तो लगता, लगभग 1.5 घंटे लग जाते, लेकिन हमने सारे टॉपिक से इसीलिए ऑप्शन वाइज प्रश्न ही उठा दिए हैं। तो इसमें टोटल 21 टॉपिक हैं और उन टॉपिक से 6-7 प्रश्न लगभग हैं। तो जो पूरी सरसरी तौर पर आप देखेंगे तो पूरे जो है होम मैनेजमेंट का निचोड़ है, ये पूरा हमने दे दिया है। इसको आप अगर ध्यान से पूरा एक एक 2-2 प्रश्न अगर कर ले रहे हैं तो पूरी थ्योरी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो देख लेते हैं प्रश्न है हमारा, धन की योजनाबद्ध बचत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, बचत खाते में जमा करना, बी, केवल व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान देना, सी है खर्चों को नियोजित करना, डी है सभी विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, बचत खाते में जमा करना। अगला प्रश्न है, धन प्रबंधन की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? ऑप्शन ए, बजट बनाना, बी, खर्च का विश्लेषण, सी, वित्तीय लक्ष्य निर्धारण करना, डी, विकल्प सही है सारे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। पहले हम लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, फिर इस तरह से विश्लेषण करेंगे, फिर उस तरह से हम बजट बढ़ाएंगे, इसलिए सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय लक्ष्य निर्धारण करना। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भूमि खंड का चयन। आवास से जो है आवास परियोजना से ये टॉपिक है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ध्यान से इसके सारे टॉपिक लिख लेते तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक पर हमको हाईलाइट करना है, इसलिए जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने उसमें इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए हमारा भूमिखंड चयन से पहला प्रश्न, भूमि का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए, भूमि की लागत, बी है स्थान और पहुंच, सी है केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्थान और पहुंच। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, भूमि चयन में भूगोल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, केवल प्राकृतिक सुंदरता, बी, संसाधनों की उपलब्धता, सी, स्थान का प्रभाव, डी, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि जो देखिए सुंदरता भी देखेंगे, साधनों की उपलब्धता भी देखेंगे और स्थान का प्रभाव, तो इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भूमि का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, जल निकासी की स्थिति, बी, फसल की उपज, सी, जल की उपलब्धता, डी, सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भूमि की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है, केवल मूल्य के आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल के प्रकार के आधार पर, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार, किसी भी योजना का पालन न करके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल के प्रकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, स्थान, बी, जलवायु, सी, मिट्टी की गुणवत्ता, डी, सभी विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, भूमि चयन में परिवहन की भूमिका क्या होती है? हमारे ऑप्शन है, केवल आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करना, बी है स्थान की पहुंच को आसान बनाना, सी, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर रहना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान की पहुंच को आसान बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमि का चयन करते समय किन कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? भूमि का स्वामित्व, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, स्थान की वैधता, सभी विकल्प सही हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, इन पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की रसोई, ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक 12।
और ये रसोई से, ये हमारा रसोई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं, रसोई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खाना बनाना और परोसना, केवल सजावट करना, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना, कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है खाना बनाना और परोसना, ये प्रमुख उद्देश्य होगा। अब इस तरह से अगर कोई और चीज़ें होती, सफाई, शुद्धता, तो लेकिन हमारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही यही आ रहा है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, रसोई के विभिन्न प्रकारों में कौन सा सबसे सामान्य है? ऑप्शन ए क्लासिकल रसोई, बी मॉडर्न रसोई, सी देसी रसोई, डी सभी विकल्प सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। सबसे सामान्य क्या है? क्लासिकल, मॉडर्न और देसी, सारी जो है चीज़ें सही हैं। फिर है, रसोई में कौन सा उपकरण अनिवार्य होता है? ए स्टोव, केवल ओवन, माइक्रोवेव, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टोव, ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। बाकी माइक्रोवेव और ओवन के बिना काम चल सकता है। फिर अगला प्रश्न है, रसोई का आकार और डिजाइन किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों की संख्या, बी केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, सी केवल सामग्री का चयन, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों की संख्या। अगला देख लेते हैं, रसोई की सजावट के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? ऑप्शन रंग, सामग्री, प्रकाश, सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, रसोई के विभिन्न प्रकारों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपयोगिता, बजट, स्थान, सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला है प्रश्न, रसोई की सजावट में प्रकाश का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल सजावट, बी कार्य क्षमता में वृद्धि, सी केवल देखने में अच्छा लगना, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्य क्षमता में वृद्धि। हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए जो है ये मैराथन क्लास हमारी होम मैनेजमेंट की पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1। फिर हम अगला जो है अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे पार्ट 2। तो आप इस तरह से, जैसे हमारी टेक्सटाइल की पूरी एक मैराथन थी, और इसी तरह से होम मैनेजमेंट की है, आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे हाईलाइट किए हुए जो है टॉपिक हैं। इसलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2 मैराथन क्लास। और पार्ट 1 आज इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी हम मिलते हैं फिर कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।